जंगल उसका घर था। वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। चाहे वो पैदल गुजरने वाला व्यक्ति हो या वाहन, धमाका कभी भी और कहीं भी हो सकता था। 20 साल उसने जंगल पे राज किया और इस दौरान 184 लोगों की हत्या कर दी, 20,000 हाथियों के दांत निकाल लिए और लगभग 10,000 चंदन के पेड़ों को काट कर बेच दिया, जिस पर सरकार ने 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई कहानी के साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं वीरप्पन की। वीरप्पन कौन था? उस पर 50 करोड़ का इनाम सरकार ने क्यों रखा? इतने लोगों को, हाथियों को मारने की वजह क्या थी? और ऐसा क्या था जो उसने पूरे जंगल में माइंस बिछा रखी थी? इसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 1952 से, जब वीरप्पन का जन्म हुआ, और इस पूरी कहानी का अंत होता है 18 अक्टूबर 2004। वीरप्पन के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक और बीच की जीवनी की पूरी कहानी में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। वीरप्पन पर कहानी, नाटक, फिल्म सब कुछ बन चुका है। वीरप्पन इतना खूंखार था कि 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका की सरकार को उसको पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। सैकड़ों पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई। वीरप्पन ने कई फिल्मी हस्तियों, राजनेताओं का अपहरण करा और उनसे फिरौती ली। तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार वीरप्पन को पकड़ने में नाकाम रही। इस पूरी जुर्म की दुनिया की शुरुआत करने से पहले, इस कहानी को सुनाने से पहले, वीरप्पन का पूरा नाम जानना जरूरी है। वीरप्पन का पूरा नाम था कोसे मनुस्वामी वीरप्पन। शुरू में वो अपने चाचा के साथ छोटे मोटे अपराध किया करता था और उन्हीं के साथ रहकर उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। पर चाचा से विवाद हो गया और वीरप्पन ने खुद का साम्राज्य बनाने की सोची। और 20 सालों के इस लंबे सफर में वीरप्पन ने कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तीनों राज्यों में अपने दहशत का साम्राज्य फैला दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1972 में पहली बार वीरप्पन का नाम एक अपराधी के तौर पर दर्ज किया गया। वीरप्पन इतना खतरनाक था कि जंगल में पत्ते की आवाज आती या परिंदा उड़कर जाता तो उसे अंदेशा हो जाता कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ से कोई आ रहा है। वीरप्पन की शादी मुत्तु लक्ष्मी से 1991 1991 में हुई। उस शादी से वीरप्पन को कुल 3 लड़कियां थीं और वीरप्पन हमेशा जंगल में ही रहा करता था। जंगल ही उसका घर था। ऐसा कहा जाता है कि जब तीसरी बच्ची वीरप्पन को हुई तो उस समय वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में ही था। बच्ची छोटी थी, छोटा बच्चा रात में रोता बहुत है। बच्ची रोती थी तो रोने की आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंजती थी। तो वीरप्पन को डर था कि कहीं उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर पुलिस उस तक पहुंच ना जाए, इसलिए उसने अपनी सगी और खुद की बच्ची को गला दबाकर मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस उस तक पहुंचे। सन 2000 के आसपास कर्नाटक के फिल्म स्टार एक गृह प्रवेश के लिए जाते हैं। वो जो घर होता है जहां वो गृह प्रवेश के लिए जाते हैं, वो वीरप्पन के साम्राज्य का जो जंगल था उसके पास ही होता है। सुपरस्टार को अपहरण कर लेता है और लगभग 108 दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखता है। उसके इस अपहरण से कर्नाटक और तमिलनाडु
दोनों ही राज्यों के सरकार तथा वहाँ के लोग वीरप्पन के इस काम से बहुत खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो सुपरस्टार थे राजकुमार और लोगों के चहेते थे। राजकुमार की उस समय वो प्रसिद्धि हस्ती थी जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की है इस समय, तो आप समझ सकते हैं वो कितने फेमस रहे होंगे। पुलिस बहुत प्रयास करती है उन्हें छुड़ाने का, एसटीएफ, पुलिस, सरकार सब तरफ से दबाव देती है, पर सारे दबाव असफल रहते हैं। एक पेपर के संपादक जिनका नाम आर गोपाल था, जो कंफर्म नहीं है फिर भी मैं श्योर हूं कि उनका नाम आर गोपाल ही था, उनको मध्यस्थता के लिए रखा जाता है। वो वीरप्पन से इस विषय में बात करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि 50 करोड़ रुपए की फिरौती लेकर वीरप्पन ने सुपरस्टार आर राजकुमार को रिहा किया था। इनके बारे में भी दिलचस्प कहानी है, इनके बेटे की, जो इस वाक्य में मैं आगे आपको बताऊंगा, पर अभी हम सिर्फ वीरप्पन की बात करेंगे। फिर इसी घटना के बाद सन 2000 में वीरप्पन ने तमिलनाडु के पूर्व कृषि मंत्री को किडनैप कर लिया और 100 करोड़ की फिरौती मांगी। सरकार इस बार वीरप्पन को फिरौती देने के मूड में नहीं थी। एसटीएफ और पुलिस पूरी तरह दबाव बनाती है, फिरौती देने का सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है और उस जाल के द्वारा वीरप्पन को पकड़ना था। ये वीरप्पन को ये बात पता चल गई कि एसटीएफ उनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वीरप्पन मंत्री जी को मौत के घाट उतार देता है और मंत्री जी की लाश नदी के पास पाई जाती है। वीरप्पन को जिस पे भी शक हुआ, चाहे वो पुलिस हो, आम नागरिक हो, गांव के लोग, मुखबरी का शक हुआ या पकड़वाने का शक हुआ, वीरप्पन ने उसे तभी खत्म कर दिया। किसी प्रकार का खतरा उसे नहीं चाहिए था। वीरप्पन का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, वीरप्पन का खौफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। तभी एक जाबाज ऑफिसर होते हैं पी श्रीनिवासन, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है कि वीरप्पन को आपको किसी भी कीमत पर पकड़ना है। वीरप्पन को वो अपनी समझदारी सूझबूझ से पकड़ लेते हैं और जंगल में ही रहते हैं, क्योंकि जंगल काफी बड़ा था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका 3 राज्यों से घिरा हुआ था। वहां की सरकारों में भी आपस में इस बात को लेकर लड़ाई थी, क्योंकि वीरप्पन को पकड़ने के लिए कभी इस राज्य की सरकार उस राज्य में बिना परमिशन के चली जाती। खैर वो एक दूसरा मसला है। पी श्रीनिवासन ने वीरप्पन को जंगल में पकड़ लिया। वीरप्पन चालाकी से कहता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल है क्या आपके पास? तो कुछ पुलिस वाले सर में लगाने के लिए उसे तेल देते हैं और वो तेल अपने हाथों में मल लेता है और हथकड़ी खिसकाकर वहां से फरार हो जाता है। आपको जानकर यह अजीब लगेगा कि पहली और आखिरी बार था जब वीरप्पन पुलिस की गिरफ्त में आया था। पहली बार इसलिए कि पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और दूसरी बार इसलिए कि फिर वो कभी पकड़ में आया ही नहीं। जब पी श्रीनिवासन उसे पकड़ लेते और वहां से वो फरार हो जाता है, तो वो कसम खा लेता है कि मैं पी श्रीनिवासन को जान से मारकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर एक बार 1991 में पी श्रीनिवासन और वीरप्पन का एक बार आमना सामना होता है, और इस बार वीरप्पन पी श्रीनिवासन को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब वीरप्पन चंदन तस्करी के साथ साथ फिरौती की दुनिया में भी कदम रख देता है और 1991 में ही एक खदान के मालिक के बेटे को किडनैप कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। जब समझाइश दी जाती है और बातचीत की जाती है तो मामला 10 लाख पर आकर रुक जाता है और वीरप्पन 10 लाख रुपए में माइंस के मालिक के बेटे को छोड़ देता है। अब तमिलनाडु, कर्नाटका की सरकार इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्हें वीरप्पन पकड़ में चाहिए था, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा।
किसी भी कीमत पर सरकार चाहती थी कि वीरप्पन का खात्मा हो और इस आतंक का भी खात्मा हो जाए। अब वीरप्पन पुलिस की गिरफ्त से दूर था। चंदन की तस्करी, हाथी दांत और पुलिस और मुखबिर की हत्या, और जिस पे भी शक होता उसकी हत्या कर देता, यह सिलसिला उसने जारी रखा। 1992 में वीरप्पन टी कृष्णा, कुछ समय बाद शकील अहमद की सरकार आती है और बीएसएफ को जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक अलग टाइप की सेना जो बॉर्डर की रखवाली करती है। पर बीएसएफ को वीरप्पन को पकड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक तो जंगल का मामला और ऊपर से लोकल भाषा जो बीएसएफ को समझ में नहीं आती थी। अब एक आईएएस ऑफिसर गोपाल कृष्ण को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी मिलती है। ये बात वीरप्पन को पता चलती है तो वीरप्पन आसपास के सभी गांव में अपशब्द वाले पोस्टर एक चैलेंज के साथ गोपाल कृष्ण के लिए चिपकवाता है, यदि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। गोपाल कृष्ण अपनी टीम के साथ जंगल में कुछ करते हैं। यह बात वीरप्पन को पता चल जाती है तो वीरप्पन पूरे जंगल में जो माइंस बिछाने में पहले से ही माहिर था, उस रास्ते पर भी माइंस बिछा देता है। यह पहली बार था कि वीरप्पन ने लगभग 25 पुलिस वालों को एक साथ मार दिया था। इसमें गोपाल कृष्ण की भी मौत हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि पुलिस जंगल में गई, ये बात वीरप्पन को कैसे मालूम पड़ी। जो स्थानीय गांव वाले थे वो वीरप्पन के मुखबिर थे। कुछ लोग डर के कारण वीरप्पन के लिए मुखबरी करते थे, कुछ लोग उसकी इज्जत करते थे, कुछ लोग वीरप्पन से पैसे की मदद लेते थे। वीरप्पन जो फिरौती में पैसा लिया करता, हाथी दांत चंदन तस्करी से पैसा लिया करता, उसको जंगल में ही दबा दिया करता था, क्योंकि जंगल से तो वो बाहर निकलता नहीं था। और जब जब गांव वालों को मदद की जरूरत होती तो वो गांव वालों की मदद करता। अब बीएसएफ से ये मामला वापस लेकर फिर से एसटीएफ को सौंप दिया गया। वीरप्पन की जो पत्नी मुत्तुलक्ष्मी होती है, उन्हें एसटीएफ वीरप्पन की मदद में गिरफ्तार कर लेती है और इन पे एक झूठी एफआईआर कर देती है। अब वो झूठी थी कि सच्ची, इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है, पर मुत्तुस्वामी पर एक एफआईआर होती है। लेकिन मुत्तुस्वामी के खिलाफ जो वीरप्पन की पत्नी थी वो गवाह नहीं मिलता है और उन्हें आरोप मुक्त कर दिया जाता है। इधर वीरप्पन का आतंक जारी था। चंदन की तस्करी, हाथी दांत करना और लोगों का अपहरण करना उसका पेशा बन चुका था, और जिस पर भी उसको शक होता कि मेरी मुखबरी करता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाता। इन सारी घटनाओं से कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु की सरकार बहुत तंग आ चुकी थी। वीरप्पन पर 50 करोड़ का इनाम रखा जाता है और एसटीएफ को निर्देश दिए जाते हैं कि जंगल को आप तीनों तरफ से घेर लीजिए। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की सरकार के आदेश के अनुसार तीनों तरफ से जंगल को घेर लिया जाता है और एसटीएफ को खुली छूट दी जाती है कि वीरप्पन जहां भी दिखे उसे गोली मार दो। मुठभेड़ों का क्रम चालू रहता है। कभी वीरप्पन एसटीएफ के लोगों को मारता है, कभी एसटीएफ वीरप्पन के लोगों को मारती है। वीरप्पन के साथी जो थे जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि जंगल उनका घर था और उन्हें मालूम था कि तीनों तरफ से एसटीएफ ने हमें घेर रखा है। मुठभेड़ चलती रही, लोगों को मारने का सिलसिला, पुलिस के आने जाने का सिलसिला, एसटीएफ की घेराबंदी चलती रही। और इसी क्रम में करते करते वीरप्पन की जो टीम है, जो गिरोह का मेंबर होते हैं, वो कम हो जाते हैं और संख्या सिर्फ 20 बचती है। मतलब वीरप्पन के पास अब गैंग में, अब टीम में सिर्फ 20 ही लोग बचे थे। कुछ मारे गए, कुछ पुलिस की गिरफ्त में आया तो पुलिस ने गिरफ्त में लेने के बाद मार दिया। पर वीरप्पन का डर अभी भी बरकरार था। अभी भी लोग जंगल में जाने से वीरप्पन के नाम से डरते थे। अब सन 2001 का समय आ गया तो तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता होती हैं। वो एक आईपीएस विजय कुमार को कमांड देती हैं
और विजय कुमार से कहती है कि मुझे वीरप्पन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जब विजय कुमार शुरुआती जांच करते हैं तो पाते हैं कि वीरप्पन इस मुठभेड़ में अभी तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार, कर्नाटका की सरकार मिलकर कई करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर चुकी है। अब आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार बहुत जाबाज ऑफिसर होते हैं। वो अपनी एक रूपरेखा बनाते हैं। वो पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसका मुखबिर तंत्र है। मुखबिर तंत्र का मतलब ये होता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वीरप्पन को खबर हो जाती है कि जंगल में पुलिस आ रही है, पुलिस पकड़ने वाली है, इस रास्ते से आएगी। क्योंकि वहां के लोकल लोग थे, जैसे ही वाहन निकलता वीरप्पन को खबर दे दी जाती है। अब आईपीएस विजय कुमार उसी पैटर्न को अपनाते हैं और कुछ पुलिस वालों को वीरप्पन की गैंग में शामिल करवा देते हैं भेष बदलकर। और इसलिए ये संभव भी हो सका क्योंकि वीरप्पन की गैंग में अब 20 ही लोग बचे थे, वहां भी लोगों की जरूरत थी। तो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तहकीकात करने के बाद उन लोगों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब जो गैंग में ग्रुप में गतिविधि चल रही थी, छोटी मोटी भी जानकारी वो विजय कुमार तक पहुंचने लगती है। वीरप्पन ज्यादातर अपने ऑडियो और वीडियो लोगों तक पहुंचाया करता था। विजय कुमार एक वीडियो देख रहे थे तो देखते 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 हैं कि वीरप्पन अपनी आंखों को मल रहा है, शायद उसे पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। विजय कुमार अपने पुलिस के साथियों के पास एक खबर पहुंचाते हैं कि आपकी आंख में दिक्कत है, जंगल के बाहर एक डॉक्टर है, हम उस डॉक्टर को आपकी आंखें दिखा लेते हैं। अच्छा, वीरप्पन दो चीजों के लिए मशहूर था, एक चंदन तस्करी जंगल पे राज के लिए और दूसरा अपनी बड़ी बड़ी मूछों के लिए। मूछें ही उसकी पहचान थी। मूछें काफी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखता था वो, तो मूछों के बाल आंख में टकराते थे। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि उन बालों की वजह से उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया था। और ऐसा पढ़ा भी है मैंने किताब में, बायोग्राफी। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं, सच्ची बात है। तो इसलिए उसके साथी कहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अब जंगल से बाहर निकलना था, डॉक्टर को दिखाना था, इतना आसान नहीं था क्योंकि वो किसी पे यकीन तो था ही नहीं। जो पुलिस के डर में अपनी बेटी को मार सकता है वो सामान्य आदमी पे कैसे यकीन करेगा। पुलिस भी एक तरह की योजना बनाती है और एक एम्बुलेंस को जंगल के रास्ते से रोज कई दिनों पहले से निकालना चालू करती है ताकि वीरप्पन को शक ना हो कि ये पुलिस की एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस का आना जाना बरकरार रहता है और मुखबिर भी यही खबर देते हैं कि एम्बुलेंस लोगों की सहायता करने के लिए गांव से इस पार से उस पार जाती है और मरीजों को ले जाती है। योजना बनाकर वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलता है और पहले से खड़ी हुई एम्बुलेंस में बैठ जाता है। वीरप्पन को अंदाजा ही नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठ रहा है वो पुलिस की एम्बुलेंस है और जिसे जो चला रहा है वो पुलिस का ही ड्राइवर है। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ 18 अक्टूबर का वह दिन होता है, एम्बुलेंस में सवार हो जाता है। एम्बुलेंस चलने लगती है और चलते चलते चिन्हित एक जगह के पास जाके एकदम से रुक जाती है, जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता ड्राइवर उतरकर एम्बुलेंस से भाग जाता है। और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। जवाब में एम्बुलेंस से फायरिंग चालू हो जाती है, उधर से पुलिस की जवाबी फायरिंग चालू हो जाती है। 20 मिनट तक फायरिंग होती है और ऐसा रिपोर्ट में पाया जाता है कि 20 मिनट में 338 राउंड फायरिंग होती है, 338। और कुछ समय बाद एम्बुलेंस से फायरिंग होना बंद हो जाती है। कुछ देर बाद विजय कुमार आईपीएस ऑफिसर जो इस ऑपरेशन का लीड कर रहे थे, वो एम्बुलेंस के पास जाते हैं और पाते हैं कि वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में मरा हुआ पड़ा था। वीरप्पन को अस्पताल ले जाया जाता है और जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अस्पताल के आसपास गांव वालों और कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो इसलिए भी इकट्ठी होती है कि आज से पहले कई लोगों ने वीरप्पन को देखा ही नहीं था। वो वीरप्पन को देखना चाहते थे कि वीरप्पन दिखता कैसा है। कई लोगों की उसने मदद की थी और कई लोगों को विश्वास ही नहीं था कि वीरप्पन
जो इतना बड़ा नाम है खौफ का, वो खत्म हो चुका है। वीरप्पन की 2 बेटियां, जिनमें से एक बीजेपी ज्वाइन कर लेती है और दूसरी बेटी भी बीजेपी के पद पर है। काफी विरोध होता है, पर उसके बाद भी वो बीजेपी में रहती है। धर्मपुर अस्पताल में शिनाख्ती के बाद पक्का हो जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति वीरप्पन है। विजय कुमार इस समय मुख्यमंत्री जयललिता को फोन करते हैं। उनकी पीए फोन उठाती है और वो कहते हैं मैडम से बात कराइए। पीए कहती है कि मैडम सो चुकी हैं। वो कहते हैं बात करना जरूरी है, मैडम से बात कराइए। और मैडम वहां से फोन उठाती हैं और हेलो बोलती हैं और विजय कुमार यहाँ से कहते हैं कि वीरप्पन केस इज क्लोज्ड। वीरप्पन इनकाउंटर में मारा जा चुका है और 20 साल तक जिसने दहशत का आतंक रखा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की पुलिस, एसटीएफ, बीएसएफ की पकड़ में कभी नहीं आया। आज इस आतंक का अंत हो गया, जिसने 184 लोगों को मारा, 2000 हाथियों के दांत निकाल लिए और लगभग 10,000 चंदन के पेड़ों को काट कर फेंक दिया। उसके बारे में ऐसा एक खौफनाक वाक्य भी है। जिस पुलिस वाले ने उसे पहली बार पकड़ा था, वीरप्पन ने उसे मारने की कसम खा ली थी और वो उसका सर काट लेता है और उस सर से फुटबॉल खेलता है। और वो जब तक उस सर से फुटबॉल खेलता रहा जब तक कि वो मरा नहीं। उसके मरने के बाद जब जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस पुलिस अधिकारी का शव वहां से मिलता है। और ये बात सही थी कि वो पुलिस अधिकारी से इतनी नफरत करने लगा था कि आपने आखिरी समय तक उसके सर से फुटबॉल खेला। जिसका जन्म 18 अक्टूबर 2004 में हुआ और मृत्यु 15 जनवरी 1952 में हुई 1952, और जिसने लगभग 20 साल तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के जंगलों पर राज किया। ये कहानी थी अधिक खूंखार और फेमस चंदन तस्कर की। कहानी कैसी लगी अपने कमेंट से मुझे बताइएगा। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीरप्पन था उस पर एक फिल्म भी बनी थी, नाटक भी बने, और उस नाटक में जिस व्यक्ति ने काम किया वो राजकुमार, जो सुपरस्टार को उन्होंने अपहरण किया था, उन्हीं के बेटे के ने ही भूमिका निभाई। लगभग 8 से ज्यादा फिल्म वीरप्पन के ऊपर बनी है और 100 से ज्यादा एपिसोड के नाटक बने हैं। और अंत में यही कहूंगा कि वीरप्पन उर्फ कोसे मनुस्वामी का अंत एक पुलिस एनकाउंटर में हो गया। दहशत का अंत, आतंक का अंत खत्म होना ही था। आज नहीं तो कल कभी न कभी होता है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट से बताइएगा। फिर अगली कहानी में मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।